बच्चों नमस्कार, मैं नर्मदा ठाकुर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज आपको कृति का भाग 2 कक्षा 10वीं जॉर्ज पंचम के नाक पाठ का सार और प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। तो बच्चों, आज का जो सामान्य ज्ञान है, आपको पता है आज राम मंदिर भूमि का पूजन हो रहा है, तो ये एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न भी है। तो ये एक ऐतिहासिक दिवस है बच्चों, इसको आपने याद रखना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। कमलेश्वर का जन्म सन 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। दूरदर्शन के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्य करने वाले कमलेश्वर ने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिनमें सारिका, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर प्रमुख हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कमलेश्वर को भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो आपने देखा ये कितनी जगह कार्य करते थे और इनको किससे पुरस्कृत किया गया था? पद्म भूषण से। और इनकी जो मृत्यु हुई वो कब हुई? 27 जनवरी 2007 को, आपने याद रखना है। नई कहानी आंदोलन के अगुवा रहे कमलेश्वर की प्रमुख रचनाएं हैं राजा का निर्वंशियां, खोई हुई विदिशाएं, 16 छतों वाला घर, जिंदा मुर्दे, कहानी संग्रह, वही बात, आगामी अतीत, डाक बंगला, काली आंधी और कितने पाकिस्तान उपन्यास। उन्होंने आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण भी लिखे हैं। कमलेश्वर ने अनेक हिंदी फिल्मों एवं टीवी धारावाहिकों की पटकथाएं भी लिखी हैं। कमलेश्वर की रचनाओं में तेजी से बदलते समाज का बहुत ही मार्मिक और संवेदनशील चित्रण है। आज की महानगरीय सभ्यता में मनुष्य के अकेले हो जाने की व्यथा को उन्होंने बखूबी समझा और व्यक्त किया है। जितनी भी महानगरीय सभ्यता है उसमें अकेलेपन के दुख को भी उन्होंने बखूबी समझा है। पाठ का परिचय। हमारे समाज में नाक इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। इतना ही नहीं, नाक से जुड़े अनेक मुहावरे भी हिंदी में प्रचलित हैं, जिनमें नाक कटना और नाक काटना प्रमुख हैं। इसी मुहावरे के अर्थ का विस्तार करते हुए इसका व्यंग्यात्मक उपयोग किया है कमलेश्वर ने जॉर्ज पंचम की नाक कहानी में। सारा व्यंग्य नाक शब्द पर केंद्रित हुए लेखक ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी सत्ता से जुड़े विभिन्न प्रकार के लोगों की औपनिवेशिक दौर की मानसिकता और विदेशी आकर्षण पर गहरी चोट की है। अपने कथ्यों में सफल यह कहानी पत्रकारिता की सार्थकता को तो रेखांकित करती ही है, साथ ही व्यावसायिक पत्रकारिता के विरुद्ध भी खड़ी दिखाई देती है। कथाकार के साथ कमलेश्वर का सफल पत्रकार का रूप भी यहाँ देखा जा सकता है। इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। कितना पाउंड? 400 पाउंड खर्चा, आपने याद रखना है बच्चों। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत के क्या कहने। और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, अर्थात दिल्ली सजने संवरने लगी। दिल्ली की सड़कों को साफ सुथरा किया गया, उन्हें सजाया गया। कायाकल्प से मतलब है यहाँ आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच पाए।
हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा है, क्योंकि अंग्रेज नहीं रहे थे और उनकी लाट अर्थात उनकी जो मूर्तियां थी वो अभी भी लगी थी, लेकिन क्रांतिकारियों ने उन्हें तोड़ना चाहा था या तोड़ दिया था। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। तो मूर्तिकार को आवाज दी गई कि आपको जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है, जो क्रांतिकारियों ने तोड़ दी है। सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर, मेरी खता माफ हो। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, अर्थात फाइलों में कुछ भी रिकॉर्ड अब नहीं बचा है। फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, ये क्लर्क बता रहे हैं। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है, अर्थात जो लाट बनाई गई थी, मूर्ति बनाई गई थी, वो जॉर्ज पंचम की थी, विदेशी की थी। ठीक है। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। सभापति की आंखों में चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी है। अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। उसको किस पर लगाना चाह रहे थे? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर। ठीक है, तो क्यों ना भाई गुपचुप उनको ही उतार लिया जाए और जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति थी उस पे वो नाक लगा दी जाए। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढाढ़स बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। शायद बच्चों की नाकें फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं? मतलब हमारे तो बच्चे भी देशभक्त हैं, वो उनकी तरह लूटने वाले नहीं हैं, अंग्रेजों की तरह। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, रानी जो आ रही है एलिजाबेथ, ठीक है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। अब 40 करोड़ जो भारतीय उसमें थे उन्हीं की जिंदा नाक लगा दी जाए, ऐसे सलाह दी गई। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था,
का ताजा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वह भी बुद्ध के लिए, है ना, लेकिन सब चुपचाप थे। तो आप समझ रहे हैं बच्चों, इसमें हमारी जो गुलाम मानसिकता पे है उस पर करारी चोट की गई है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जॉर्ज पंचम के नाक से चिंतित हैं, जिसने ना जाने कितने ही कहर ढाए हैं, ढाए होना हो नहीं होना बीच में, उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, दूरदर्शिता नहीं है, लग गया है, ठीक है, दूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। मतलब इस पे भी व्यंग्य किया गया है, सरकारी तंत्र पर भी। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ की दर्जी की परेशानी का कारण रानी की वेशभूषा थी। दर्जी यह सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेंगी। दर्जी की परेशानी तर्कसंगत थी, या इसलिए क्योंकि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता। तो तभी वो जो दर्जी था वो भी डरा हुआ था कि थोड़ी सी भी चूक अर्थात भूल हो गई तो उसे रानी एलिजाबेथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए दर्जी परेशान था। प्रश्न नंबर 3, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? दिल्ली की काया पलटने के लिए पर्यटक स्थलों का उद्धार किया गया होगा। दिल्ली की खस्ता हो चुकी सड़कों का पुनरुद्धार लिखना है बेटा, किया गया होगा। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होंगी। उन दिनों पानी या बिजली की समस्याएं न होना था, उसके लिए कारगर कार्य किए गए होंगे। आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही या धरने न हो, उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए होंगे, क्योंकि उन्हें क्रांतिकारियों से भी भय था कि कहीं अंग्रेज विरोधी घटनाएं ना हो जाए, इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही ना हो जाए, कोई धरना ना कर दें। प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतें आदि का वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। वह न केवल अनावश्यक है बल्कि समाज की उन्नति के लिए बाधक भी है। यह एक निम्न स्तर की भटकी हुई पत्रकारिता है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किंतु इस प्रकार की पत्रकारिता जिससे सामान्य ज्ञान नहीं बढ़ता है, न ही इससे आम आदमी के जीवन में कोई लेना देना है, समाज को सिर्फ हानि पहुंचती है। यह व्यक्ति विशेष की निजी जीवन शैली में अनुचित ताक झांक है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति के विपरीत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका ख, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर अत्यंत नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव डालती है। यह युवा पीढ़ी के चारों ओर चर्चित हस्तियों की जीवन शैली का ऐसा भ्रम जाल बुन देती है जिसमें उलझकर युवा पीढ़ी और आम जनता अपने लक्ष्य और कर्तव्यों से भटककर अपराध के दलदल में फंस जाती हैं। राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए यह आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय
समस्त नागरिकों के हित में हो, न कि लोगों को पथ भ्रष्ट करने के लिए हो। क्योंकि इस प्रकार की पत्रकारिता को देखकर बच्चे क्या होंगे, लालायित होंगे ऐसे परिधानों को पहनने में, और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो चोरी चकारी की घटनाओं को अंजाम देंगे, जो सही नहीं है। इन्हें नहीं दर्शाना चाहिए पत्रकारिता के माध्यम से। प्रश्न नंबर 5, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सर्वप्रथम जॉर्ज पंचम की नाक के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर को खोजने का प्रयास किया। इसके लिए उसने देश भर में जा जाकर खोज की, पर असफल रहा। वह पत्थर विदेशी था। उसने देश भर में घूम घूम कर शहीद नेताओं की मूर्तियों की नाक का नाप लिया, ताकि उन मूर्तियों में से किसी की नाक को जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाया जा सके, किंतु सभी नाकें आकार में बड़ी निकली। इसके पश्चात उसने 1942 में बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्ति की नाक का नाप लिया, किंतु वे भी बड़ी निकली। अतः अंत में उसने जिंदा नाक लगाने का निर्णय लिया, क्योंकि जितने भी हमारे क्रांतिकारी और हमारे शहीद थे, इवन हमारे बच्चे तक, उनकी भी मान मर्यादा उनसे ऊंची थी। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुकामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर आपने लिखने हैं। मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कथन निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सभापति ने देश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। नंबर 2, मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की, चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। ये उस समय की बात है जब संख्या हमारी 40 करोड़ थी। किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने भी किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। जवान मतलब साफ सुथरी हो गई थी, सड़कें नहीं हो गई थी। प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित मुहावरे प्रचलित हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना इत्यादि या आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ भारत दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। यह लोग विदेशियों की नाक को ऊंचा करने को अपने नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं एवं साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। उनके कहने का ये आशय है लेखक के। प्रश्न नंबर 8, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है, मतलब किस ओर क्या कहना चाहता है लेखक। यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया है। हमारे समाज में यह विशेष आदरणीय लोग हैं, इनका स्थान जॉर्ज पंचम से सहस्त्रों गुना बड़ा है। जॉर्ज पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, परंतु इन्होंने अपने बलिदान व त्याग से भारत को एक नींव दी, उसे आज़ादी दी है। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्त्रों गुना ऊंची है। प्रश्न नंबर 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने जॉर्ज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगाने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा, नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। मतलब उन्होंने बात को छुपाने की कोशिश की है, क्योंकि जो सच्चाई थी उसको जानकर क्रांतिकारी और भी भड़क सकते थे, इसलिए उन्होंने दबाया है, बात को छुपाया है। प्रश्न नंबर 10, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है।
तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत के स्वतंत्र होने पर वह सर्वथा संपन्न हो चुका था। कहीं भी विपन्नता नहीं थी, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश परतंत्रता की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सका है। अंग्रेज का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था कि ये हमारे शासक रहे हैं। गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी, भी लिखा गया है लेकिन यहाँ थी होगा। नाक आपको बताएं कि मान प्रतिष्ठा का द्योतक है। इस पाठ के माध्यम से लेखक कमलेश्वर जी ने दर्शाया है। प्रश्न नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? क्योंकि उस दिन ऐसा कुछ खास नहीं हुआ था। उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में न तो कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम हुआ, न सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ, न ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, न कोई फीता काटा गया, न सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ। इसलिए किसी नेता का ताजा चित्र नहीं छप सका। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने ही शब्दों में उत्तर देने हैं। सबसे पहले अपनी किताब खोलकर पूरा अध्याय पढ़ना है, उसके पश्चात आपने उत्तर देने हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।